नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस हैं। चूँकि हमें सारे चैलेंजेस के बारे में पता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको अगर पूछा जाएगा तो आप लोग सारे चैलेंजेस के बारे में बता पाएंगे। लेकिन आपको अगर उस चीज़ को कैटेगोरिकली आपको डिवाइड करना होगा तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम इजीली मैं इस पीपीटी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला चैलेंज है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आप देखिए यूएसए और चाइना के कंपैरिजन में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है और नंबर ऑफ़ पीपल्स जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो ज़्यादा है। दूसरा है लैक ऑफ कोहेरेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट हैं। तो चूँकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट हैं तो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, तो दोनों के पॉलिसी में हमेशा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन दोनों में काफ़ी गैप दिखता है, जिसके कारण ये एक इशू है। तीसरा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की इनएफिशिएंसी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमारे यहाँ मार्केटिंग के फॉर्म पे एक एपीएमसी मंडीज़ हैं और आपका लोकल मार्केट नहीं है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की इश्यूज हमेशा से रही हैं। चौथा है हाई इनपुट कॉस्ट। अब क्या हो गया है, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सब के कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है कि डिजीज इंसेक्ट पेस्ट का अटैक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट में डिस्पैरिटी एंड एमएसपी प्रोसेस। एमएसपी प्रोसेस में ये देखा गया है कि ओनली 6% ऑफ इंडियन फार्मर्स ही एमएसपी को अवेल कर पाते हैं और मोस्टली लार्ज फार्मर, चूँकि बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में ये लोग स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स होते हैं, तो ये लोग सब्सटेंस फार्मिंग करेंगे तो इन लोग कर ही नहीं पाते हैं। उन लोग अपने प्रोडक्ट्स को अगर 4 क्विंटल अगर उसको बेचना हो एमएसपी प्राइस पे, तो उन्हें उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट लगा के उसको काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन यही अदर एरियाज़ में जिनके पास लार्ज फार्म होल्डिंग है उन लोग के लिए एमएसपी काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है। छठा पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर नॉट सफिशिएंट। हमारे स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि 50% हमारा प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहिए, बट अभी तक वो प्राइस इंक्रीज़ हुआ नहीं। उस कमेटी की रिकमेंडेशन को अभी तक लागू नहीं किया गया। अभी भी इस पे विचार किया जा रहा है, कहीं कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक इशू है, हमारे यहाँ रैपिडली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि देखिए आप पहले हिमाचल प्रदेश में एप्पल की बहुत अच्छी खेती होती थी, बट अब उस धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये एक चैलेंज। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर सप्लाई वैल्यू चेन। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छे से डेवलप नहीं है। जैसे हमें कोई प्रोड्यूस को फार्म से अगर मार्केट तक पहुंचाना है तो हमारे पास उस तरह के व्हीकल्स नहीं है। हम जैसे उसको मार्केटिंग तक रखना है या पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग करना है, उसके लिए उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आसपास नहीं है। नेक्स्ट है लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। चूँकि हमारा रिसर्च में आप जानते होंगे ओनली 1% ऑफ जीडीपी का कॉस्ट रिसर्च में यूज़ हो रहा है, और हायर एजुकेशन में आप देख रहे होंगे इन ब्रीडिंग ऑफ फैकल्टीज़ हो रही है। इन ब्रीडिंग ऑफ फैकल्टीज़ का मतलब होते हैं कि जैसे मान के चलिए वहीं से कोई बच्चा यूजी किया, पीजी किया, पीएचडी किया, फिर वहीं फैकल्टीज़ हो गया। तो इन ब्रीडिंग ऑफ फैकल्टीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया है हायर एजुकेशन कमेटी के द्वारा। इसलिए अभी हाल फिलहाल में आईसीआर ने भी अलग अलग रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली कि आप जहाँ से यूजी किए हैं वहाँ आप किसी अदर जगह से पीजी कीजिए, ताकि आपको डाइवर्सिटी का अनुमान लगा रहे। नेक्स्ट है फार्म डिस्ट्रेस एंड विथ एन इंक्रीजिंग फार्म सब सुसाइड्स। एनसीआरबी का डेटा ये बता रहा है कि 500 फार्मर सुसाइड कर चुके हैं 2018-19 में। और फार्म डिस्ट्रेस काफ़ी एक बहुत बड़ा इश्यूज आ गया, चूँकि वाटर स्कैर्सिटी आ जाती है, कभी कभी रिसोर्स नहीं होते हैं। हाई डिपेंडेंस ऑफ मानसून। हमारे यहाँ मानसून मात्र 75% रेनफॉल मात्र 3 महीने में हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 महीने हमारे पास पानी है, उसके बाद पानी है नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे। या तो आप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, या तो फिर आप किसी रिवर चैनल पे डिपेंडेंट्स रहिए,
या फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आप जानते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की लोन टेकिंग कैपेसिटी 10,000 20,000 उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इन लोगों को बैंक पे लोन देने से डरता है कि इनको देंगे तो क्या वापस आएगा या एनपीए हो जाएगा, ये भी एक इशू है। यूजिंग लोन अमाउंट डाइवर्टेड फॉर नॉन फार्मिंग पर्पस। बहुत लोग लोन तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लेते हैं, लेकिन उसको बाद में उसको डाइवर्ट कर देते हैं किसी अदर पर्पस में, जैसे बेटी की शादी कर देना या कोई गाड़ी खरीद लेना या कुछ अदर पर्पस में एजुकेशन में लगा देना। तो ये भी एक मतलब इफ़ेक्ट नहीं हो, मतलब जो जिस पर्पस के साथ दिया गया वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता है। अब इसको इन ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक समराइज व्यू में देख लिया। अब आपको कभी भी कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं इंटरव्यू में या फिर आप कभी किसी फैमिली में, तो क्यों है, या फिर कभी डिस्कशन में ये पूछा जाता है कि क्या कमी है एग्रीकल्चर में, तो आप इसको समराइज वे में बोल सकते हैं। आप बोल तो सारे पॉइंट देंगे बट वो सारे डिस्पर्स फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है सजेशंस क्या क्या हैं। रिकमेंडेशन दी गई अशोक दलवाई कमेटी का कि डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम बाय 2022। चूँकि अभी हमारे यहाँ काफ़ी सेमिनार कॉन्फ्रेंस बहुत सारे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कि हम कैसे फार्मर्स के इनकम को डबल करें, तो अशोक दलवाई की कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने 14 वॉल्यूम की एक रिपोर्ट प्रोवाइड की है। चूँकि ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को छांट के इसमें देने का प्रयास किया है और इजीली आपको समझ में आ जाए, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहला पॉइंट है वाटर में बी ट्रीटेड एज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे यहाँ क्या है, वाटर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी पे नहीं रख के इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे रख देते हैं, वहाँ वाटर को ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक इशू वहाँ पे देखा गया है। एडॉप्ट फॉर्क टू फार्म अप्रोच। हमें क्या करना है, फॉर्क से फार्म अप्रोच की ओर जाना है। तीसरा है एडॉप्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एट ऑल स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए भारत सरकार ने इंश्योरेंस स्कीम लाया है, प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना। और इसके लिए रिस्क कैसे मैनेजमेंट है ऑल स्टेज में, मतलब क्या है, कैसे सोइंग के पहले क्या करना होगा, एट द टाइम ऑफ सोइंग क्या करना होगा, हार्वेस्टिंग के बाद इसको कैसे प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और ओवरऑल ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, बट अभी के हिसाब से, अभी के नीड के हिसाब से उस चीज़ में काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमें चेंज करना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है आपका जीविका जो बिहार गवर्नमेंट रन कर रही है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अवेयरनेस और एम्पावरमेंट भी कर रही है, और रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है इनका। नेक्स्ट है लिबरलाइज द डेफिनेशन ऑफ फार्मर। हमें जो फार्मर का डेफिनेशन है, तो हमें उस डेफिनेशन को रीऑर्गेनाइज करना होगा कि फार्मर का डेफिनेशन को ब्रॉड वे में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपैंड द मैंडेट ऑफ एग्रीकल्चर। अभी तक का जो मैंडेट है हमारा एग्रीकल्चर का, वो मोस्टली हमारे प्रोडक्शन के आसपास ही घूम रहा है, तो हमें उसको प्रोडक्शन से इंस्टीट्यूशन पे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे मूव किया जाए, इस पर जोर देना होगा। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज एग्रीकल्चर इन इंडिया एज ए एंटरप्राइज। अब हमें इंटरप्राइज की तरह इसको कंसिडर करना होगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये तो आपकी यहाँ पे अशोक दलवाई कमेटी के मेजर रिकमेंडेशंस मैंने कंप्लीट कर दिए और उसको समराइज़ करने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। इसमें बेसिकली दो तरह की रिकमेंडेशन को दिया गया है कि हमें एग्रीकल्चर को कैसे एक्सपोर्ट फॉर्म में रखा जाए। तो इसमें दो, एक स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन है, दूसरा है ऑपरेशनल रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन के बारे में बात कर लूँ। चूँकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को जो डिपार्टमेंट देखता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से बना रहा है कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर कॉमर्स के लिए तो कोई एक जॉइंट कमेटी बनाया जाए या फिर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन में क्या है। तो पहला रिकमेंडेशन है स्टेबल ट्रेड पॉलिसी रेजिम। हमें ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनानी होगी जो मतलब
बहुत लॉन्ग टर्म की 10 साल 15 साल की पॉलिसी, एक ऐसा नहीं कि आज 2 महीने के लिए एक अलग पॉलिसी बनाया, 3 महीने के लिए अलग बनाया। सेकेंड है रिफॉर्म इन APMC एक्ट एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ मंडी फी। APMC एक्ट बहुत काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें क्या होते हैं कहीं कहीं बिचौलियों का रोल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उस पर जोर देना और मंडी फ़ी को क्या करना होगा, स्ट्रीमलाइनिंग। कहीं कि मंडी फ़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोग काफ़ी घबराते हैं मंडी में बेचने के लिए। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब देखिए हमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए तो मेगा फूड पार्क डेवलप करना होगा। तो इंडिया में मेगा फूड पार्क पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि मेगा फूड पार्क को कैसे डेवलप किया जाए रीजनल बेसिस पे। नेक्स्ट है हॉलिस्टिक अप्रोच टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। आप लोग जानते होंगे कि जैसे हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट जाती है, जैसे अल्फांसो गई या फिर कोई मैंगो की कोई प्रोडक्ट गई, तो एक इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉलो किया जाता है कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स एंड टेक्निकल वेरियर्स टू ट्रेड। अगर मान के चलिए उसमें अगर कोई भी कंटामिनेशन हो गया या पेस्ट अटैक हो गया, तो वो लोग लेने से मना कर देते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे एक्सपोर्ट वहाँ अमेरिका में किसी पोर्ट्स पे गए हैं, वहाँ के फाइटो सैनिटरी जो टीम आई है उन्होंने वहाँ के लिए अनसुटेबल बता दिया, फिर वो वापस लाना पड़ा है, तो काफ़ी वेस्टेज भी हुआ है। तो हमें ऐसा अप्रोच लाना पड़ेगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को किस तरह से फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू फैसिलिटेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब तक जो है ये डिपार्टमेंटल बेसिस पे है, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, सारे जो भी हैं वो स्पार्स फॉर्म में है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन की काफ़ी कमी है। तो ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर एक पॉइंट पे आके बैठ के उस चीज़ को बारे में डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट है ऑपरेशन, हम लोग इस बात पे फोकस कर रहे हैं जैसे कि क्लस्टर को कैसे डेवलप किया जाए। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो अब तक 2004 तक 50 या 55 था, अभी थोड़ा बढ़ गए हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे उस प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज़ होती है, मतलब या प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, वहाँ थोड़ा लिबरलाइज्ड रूल होता है, FDI इजीली लाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट में क्या कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जो आप लोग जानते होंगे कि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ ऐसे जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको कैसे बनाया जाए कि उसका वैल्यू एडिशन किया जाए। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ ब्रांड इंडिया। अब ब्रांड इंडिया के लिए हम मार्केटिंग और प्रमोशन करेंगे, जैसे कोई चीज़ ब्रांड इंडिया के नाम से जा रहा है, अभी क्या हो रहा है कि कोई लोकल ट्रेडर्स के नाम से जा रहा है, वो सही है, बट उसके साथ हमें एक ब्रांड इंडिया का लोगो लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो भी स्टेक होल्डर है उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसके लिए स्पेशल फंड, उसके चैलेंजेस को इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज करना होगा, उसके चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। नेक्स्ट है अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को धीमे धीमे एक लिमिटेड एरियाज़ में हमें लाना पड़ेगा, ताकि हमें क्या करना, एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि हमारा क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आसान हो जाएगा। और डिजिटाइज, आप लोग जानते होंगे कि इंडिया काफ़ी तेज़ी से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक को इम्प्रूव किया है। अभी शायद 62 या 63 के आसपास रैंक है, जो कभी 113 के आसपास होती थी, तो इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी रेजिम, एक क्वालिटी डेवलपमेंट करना होगा एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। थैंक यू।